Hello dear students, in this video we are going to discuss about the national income accounting. Okay, so this is very important. ये NCERT बुक का चैप्टर नंबर 2 है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो है आपके जो है 12th के फाइनल एग्ज़ाम में और CUT में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका. ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस तरह से जो है क्या क्या इस चैप्टर में आएगा आपको. ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 मेथड है हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के. तो ये याद रखिए कि प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है. तो इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, सर्कुलर फ्लो क्या है इकोनॉमी में. ओके, देन इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट GDP डिफ्लेटर्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम देखेंगे कि किस तरह से जो वेलफेयर जो है वो हमारा जो GDP होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है किसी भी कंट्री का, उससे कैसे लिंक करता है. ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. तो इस चैप्टर में ये बताया गया है यहाँ पे कि आप जो है सबसे पहले आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स में जो है जो एडम स्मिथ थे उनका बुक जो था जो इंक्वायरी इनटू नेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बुक आप नोट डाउन कर सकते हैं. एन इंक्वायरी इनटू द नेचर्स एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. तो वेल्थ ऑफ नेशन जो ये बुक लिखा गया था ये एडम स्मिथ ने लिखा था कि क्या कैसे मतलब किसी भी कंट्री का जो है वेल्थ जनरेट होता है. ओके, तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारी किसी भी इकोनॉमी में. ओके, एंड इट इज़ नॉट अ कंट्री विच आर इंडाउड विद बाउंटी ऑफ नेचुरल वेल्थ, मिनरल, फॉरेस्ट, मोस्ट फर्टाइल लैंड आर नेचुरली रिचेस्ट कंट्रीज़. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जिन कंट्रियों में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़रूरी नहीं है वो रिच कंट्रीज़ है. जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. इनफैक्ट रिसोर्स रिच अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन have some of poorest country in the world, whereas many prosperous country have scarcely any natural wealth. ओके, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जैसे आप अफ्रीका कंट्रीज़ में जाओ, अफ्रीकन कंट्री में जाओ तो वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे रिसोर्सेज है, पर ये वर्ल्ड में सबसे पुअर कंट्री आपको अफ्रीका में मिलेगी. तो यहाँ पे देखिए कि नेचुरल रिसोर्स होना एक अलग बात है और उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, यूज करना एक दूसरी बात है. दूसरी साइड आप देखो कि जापान है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं है फिर भी इतना डेवलप है. ओके, तो अफ्रीका में आप देखो, आप बुरुंडी देखो या दूसरी कंट्रीज देखो, नाइजीरिया देखो. ओके, आप घाना देखो, तो ये कंट्रीज़ क्या है काफ़ी अंडर डेवलप है, पर यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी ये कंट्री डेवलप नहीं है. पर जापान, ये साउथ कोरिया आ गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्पाइट दैट वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री है. तो ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए. ओके, तो यहाँ पे अगेन इन्होंने यही बताया हुआ है कि इकोनॉमिक वेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ कंट्री दस डज नॉट नेसेसरली डिपेंड ऑन मेयर पोसेसन ऑफ रिसोर्सेज. केवल रिसोर्स होने से ही आपकी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती. ओके, पॉइंट ये है कि these resources are used generating the flow of production and ओके एज कंसिक्वेंस ऑफ इनकम वेल्थ आर जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस. अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिसोर्सेज कैसे यूज किए जाते हैं. अगर ये इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जाए तो उसके बाद ही हमारा इनकम और वेल्थ जनरेट होता है इस प्रोसेस में. ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. इंक्वायरी इनटू, ओके, जो हमने देखा यहाँ पे इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे किसी भी कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी नहीं है. रिसोर्सेज के साथ हमें क्या चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे आगे ये बताएगा कि people combine their energies with naturals and made wide environment with certain social and technological structure to generate flow production. तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन क्या करता है, इंसान क्या करता है, अपनी एनर्जी लगाता है, उसका सोशल इन्वायरमेंट बनाता है, पॉलिटिकल बनाता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो उसके बाद वो प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो पाते हैं रिसोर्सेज. तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, तो मॉडर्न टाइम में आप देखोगे यहाँ पे तो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी. तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन हमारा मॉडर्न टाइम में क्या हो जाता है कि इकोनॉमिक सेटिंग में आपका प्रोडक्शन कैसे, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ होता है. तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए लिया गया है. तो यहाँ पे छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इंटरप्राइजेज लार्ज एंड स्मॉल जो है इसको प्रोड्यूस करती है. जो प्रोडक्शन होता है उसको स्मॉल कंपनीज, बड़ी कंपनी सारी प्रोड्यूस करती है मिल के. ओके,
अब आगे मूव करते हैं, अगले स्लाइड में देखेंगे हम कि यहाँ तक वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे यही डिस्कस किया कि नेचुरल रिसोर्सेज होना, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं है, ओके। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ आपको उनका, ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए, ओके। और जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी और एक जो है बिजनेस इन्वायरमेंट आपके साथ होना चाहिए। उसके साथ ही हम जो है यूज करके जो है अच्छा जो है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड कमोडिटीज़ जो यहाँ पे यूज वर्ड हुआ है, कमोडिटी बोथ फॉर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ओके। चलिए अब दूसरे पेज में मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए कॉरपोरेशन एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू सिंगल, ओके, एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, ओके। अब आगे बात करते हैं कि जब ये प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये प्रोडक्शन कहाँ जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि व्हाट हैपन टू दिस कमोडिटीज़ आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस होने के बाद इन कमोडिटी का क्या होता है। ईच प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी इंटेंड टू सेल द आउटपुट, जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है वो उसको सेल करेगा, बेचेगा। सो फ्रॉम स्मॉलेस्ट आइटम लाइक अ पिन, बटन्स और लार्जेस्ट वन लाइक द एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, जाइंट मशीनरी, एनी सेलेबल सर्विसेज लाइक दैट ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस आर टू बी सोल्ड टू द कंज्यूमर। इसमें ये बता रहा है कि आप किस तरह के भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप लॉयर है, या आप एरोप्लेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल, या आप कोई बटन, पिन जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हर प्रोड्यूसर का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको वो बेचें, ओके। कंज्यूमर को किसको बेचना है, कंज्यूमर को बेचे, ओके। तो कंज्यूमर में इंटर भी इंडिविजुअल, अब ये कंज्यूमर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, ओके, जो कि इसको परचेज करेगा, ओके, माइट बी फॉर फाइनल यूज़। अब ये जो परचेज करेगी कमोडिटी, जो भी इंडिविजुअल होगा, कोई कंपनी होगी, या फिर इसका फाइनल यूज के लिए इसका यूज हो सकता है, या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस होती है, जब वो बेची जाती है, वो फाइनल कंजम्पशन मीन जैसे आप घर में कोई ब्रेड ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो फाइनल यूज के लिए, आप उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो फाइनल कंजम्पशन हो गया। उसी तरह जो आटा हो गया, ब्रेड हो गया, कोई रेस्टोरेंट ले जा रहा है कोई, ओके, या दूसरी कोई होटल ले जा रहा है, तो उसका फर्दर उसको चेंज करेगा, फिर उसको रीसेल करेगा। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है कि जो बायर है, ओके, जो कंज्यूमर है, वो इसका किस लिए यूज कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए व्हेन यूज फॉर फर्दर, जब भी ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है तो ये अपनी करेक्टरिस्टिक्स खो देता है, ओके, बिकॉज इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। जैसे चाय पत्ती किसी होटल में जाती है, वो चाय बन जाती है, टी बन जाती है, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है प्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू एन अदर गुड में, दूसरी गुड में बन जाता है, ओके। तो जैसे ब्रेड बन जाता है, ब्रेड से आपका कोई टोस्ट बन जाता है या कोई दूसरी चीज़ें बन जाती हैं, ब्रेड ऑमलेट बन जाता है, तो ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जब वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। 10 फार्मर प्रोड्यूस, जिस तरह फार्मर कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्पिनिंग मिल को भेजता है, तो स्पिनिंग मिल उसको यार्न में कन्वर्ट कर देती है, देन वो क्या करती है, टेक्सटाइल मिल को सेंड कर देती है, भेज देती है, टेक्सटाइल मिल फर्दर उसको कपड़े में बदल देती है, कपड़े के बाद उसे उसका दूसरा कोई, ओके, कोई निकर या कोई दूसरा टी शर्ट के में कन्वर्ट कर दी जाती है, बैग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक गुड जो है किस लिए यूज होती है, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन फर्दर नहीं होगा थ्रू इकोनॉमिक प्रोसेस, और जब फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं है तो अदर प्रोडक्शन के लिए, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। Thus, item meant for final use will not pass through any more stages of production. Transformation is called the final good. अब ये बात आ जाती है final good क्या होती है। Final good mean the goods that are used for final consumption and that are not, okay, transformed through economic activities, okay। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनल गुड सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब भी हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम फाइनल गुड को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड को नहीं लेते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक
एक टी है, चाय पत्ती है, ओके, चाय पत्ती हाउस होल्ड में जाती है, ओके, हाउस होल्ड में जाती है तो उसको वो चाय बना के पी जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है यहाँ पे, पर साइड बाय साइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, उसको रिसेल नहीं किया जा रहा है, ओके। उसी तरह किसी होटल में जाती है या रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पे वो चाय बनती है, फिर कस्टमर को दिया जाता है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, सेल हो रही है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ओके। तो फर्स्ट केस में, हाउस होल्ड के केस में ये फाइनल कंजम्पशन हो गया, और दूसरे केस में ये फाइनल कंजम्पशन नहीं हुआ, इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। तो ये जब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये डिफरेंशिएट करना, क्योंकि जब जीडीपी का कैलकुलेशन होगा तो फाइनल कंजम्पशन को ही हम यूज करेंगे, इंटरमीडिएट को नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है, ओके। सो आगे हम चलते हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये पूरा फिर से जो मैंने आपको टी का एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट हैंड ऑफ एनी प्रोड्यूसर, ओके। तो प्रोड्यूसर के हैंड में इसमें फर्दर ट्रांसफॉर्म, देखो होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और रिसेल के लिए चीज़ें होती है और जीडीपी में कैलकुलेट की जाती है। जैसे आप फ्लोर है, आटा है, आटा आप घर में लाते हो, आप उसको रोटी में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो घर में भी हुआ, पर उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं बनाया क्योंकि वो रिसेल नहीं होगा, वो घर में ही कंजम्पशन। पर आटा जहीं पे होटल में जाता है तो उसको रोटी बनाई जाती है, उसको रिसेल किया जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसका रिसेल होता है, ओके। तो वो होटल ले गया तो वो इंटरमीडिएट हो गया, आप घर में लाए तो फाइनल कंजम्पशन हो गया। तो ये बेसिक आपको डिफरेंस जो है माइंड में रखना है, ओके। तो देखिए ये यहाँ पे यही एग्जांपल दिया गया है, टी का एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा अगर इंटरमीडिएट है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया जाता है, ओके। आगे डिस्कस करेंगे हम कि फाइनल गुड। देखियो अब फाइनल गुड की मैंने बात कर दी, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होती है, उसको आगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाता है थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या रिसेल के लिए। तो ये अब यहाँ पे देखना है कि कंजम्पशन गुड जो होती है और ओके, फाइनल गुड जो होती है उनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फाइनल गुड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तो कंजम्पशन गुड आ गई, ओके, और दूसरी आ गई कैपिटल। देखिए कंजम्पशन गुड के बारे में मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, तो कंजम्पशन गुड भी दो तरह की हो जाती है, एक ड्यूरेबल हो जाती है, एक नॉन ड्यूरेबल हो जाती है, ओके। जैसे आप चाय पत्ती ले रहे हैं मार्केट से तो ये नॉन ड्यूरेबल हो गया। जैसे टीवी फ्रिज आप घर में यूज कर रहे हैं, ओके, वो ड्यूरेबल हो गया, उसकी लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर है, उसको हम ड्यूरेबल बोलते हैं। जिसकी लेस देन 1 ईयर है उसको हम नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। तो कंजम्पशन गुड भी ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। और उसी तरह फाइनल गुड को हम कैपिटल गुड में भी डिवाइड करते हैं। तो कैपिटल गुड कौन होती है, जैसे कैपिटल गुड वो गुड होती है जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ओके। देयर आर अदर गुड, ओके, ड्यूरेबल करेक्टर होता है इनका, ड्यूरेबल होती है इन प्रोडक्शन प्रोसेस। दीज आर टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मशीन्स, ये टूल इम्प्लीमेंट मशीन्स होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है। वाइल दे मेक प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, ये दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को फिजिबल बनाता है। दे देमसेल्फ डोंट गेट ट्रांसफॉर्म, इनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता प्रोडक्शन प्रोसेस में, इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। कोई मशीन है फैक्ट्री में, कोई दही बना रही है मशीन, या ओके घी बना रही है मशीन, तो उस मशीन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो मशीन दूसरी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही है, वो दूध को कन्वर्ट कर रही है दही में, ओके। वो दूध का, मिल्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर मिल्क को घर में ला रहे हैं हम तो वो फाइनल कंजम्पशन हो गया। मिल्क किसी कंपनी में जा रहा है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, इंटरमीडिएट पार्ट इनपुट हो गया, तो दूध को कन्वर्ट किया जाता है, दूध का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि फाइनल गुड जो होती है कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में डिवाइड की जाती है, और कैपिटल गुड कंजम्पशन गुड फिर आगे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में कन्वर्ट की जाती है, डिवाइड क्लासीफाई की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आप कैपिटल गुड प्रोड्यूस करोगे तो कैपिटल गुड से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अनलाइक अ फाइनल गुड दैट वी हैव कंसिडर्ड अबव, देयर आर क्रूशियल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस इन एडिंग एंड इनेबलिंग प्रोडक्शन टू टेक प्लेस, ये प्रोडक्शन को हेल्प करती है जनरेट करने में, बढ़ाने में। दीज गुड्स फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल, ये पार्ट कैपिटल होती हैं। वन ऑफ क्रूशियल फैक्टर प्रोडक्शन इन विच प्रोडक्टिव इंटरप्राइज, ओके,
हैज़ इन्वेस्टेड एंड दे कंटिन्यू टू इनेबल अ प्रोडक्शन प्रोसेस टू गो ऑन कंटिन्यूस साइकिल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हेल्प करती है कि प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा जाए। कौन? कैपिटल गुड्स। ओके, अब आगे है कि कैपिटल गुड्स की जो है वियर एंड अंडरगो वियर एंड टीयर, इनकी जो वियर एंड टीयर, इनका डेप्रिसिएशन भी होता है, कई प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है, ग्रेजुअली रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल इकोनॉमी प्रोसेस ऑल्सो प्रिजर्व, जो कैपिटल स्टॉक होता है किसी भी इकोनॉमी में उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है और रिन्यू पार्शियली, उसको रिन्यू भी किया जाता है। ओके, किसी भी इकोनॉमी में, ताकि हमारे पास कैपिटल स्टॉक मेंटेन रहे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस कर लिया किस तरह से हमने फाइनल गुड जो होती है, फाइनल कंजम्पशन जो होता है, उसकी तरफ हम कैसे मूव किए और फाइनल कंजम्पशन के क्या इम्प्लीकेशन है। ओके, तो जैसे आप जीडीपी का डिस्कशन करोगे तो उसमें जो है अब ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ओके, आगे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मैंने आपको बताया था, ये बता दिया कि कंज्यूमर जो गुड्स होती है वो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल होती है, और तो इनको जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल बोलते हैं। इसमें सारा यही डिस्कस किया है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये जैसे ये आप मैं से थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। वी मे नोट हियर दैट द सम कमोडिटीज लाइक अ टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल, होम कंप्यूटर, ऑल्दो दे आर फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन, ओके, वो अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए हैव वन करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन विद कैपिटल गुड, दे आर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स की तरह होते हैं पर ड्यूरेबल होते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट एक्सटिंक्विश्ड बाय द इमीडिएट और इवन शॉर्ट पीरियड ऑफ कंजम्पशन में ही ये ख़त्म नहीं हो जाती, इनका टाइम पीरियड लंबा होता है। ओके, दे हैव रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, लंबी लाइफ होती है कंपेयर टू आर्टिकल सच एज फूड और इवन क्लोथिंग, क्लोथिंग और फूड के कंपैरिजन में टीवी फ्रिज जो है उनकी लाइफ लंबी होती है, 8-10 साल इनका लाइफ होता है। दे ऑल्सो अंडरगो वियर एंड टीयर, इनमें भी जो है वियर एंड टीयर डेप्रिसिएशन होता है, ग्रेजुअली यूज एंड ऑफन नीड टू रिपेयर एंड रिप्लेस अ पार्ट ऑफ इट। ओके, इनका भी रिपेयर की जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, लाइक मशीन दे नीड टू बी प्रिजर्व, मेंटेन एंड रिन्यूड, जैसे मशीन होती है तो इनको जो है दैट इज़ वाई वी कॉल दीज द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ओके, वो कैपिटल ड्यूरेबल्स थे। ओके, सो ये भी हमने कर लिया। अब आगे बात करते हैं हम कि इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इफ़ वी कंसिडर द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड, दे आर ईदर फॉर्म ऑफ कंजम्पशन गुड्स और इन कैपिटल गुड। अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो जाती है तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम उनको, या फिर कंज्यूमर गुड होगी या कैपिटल गुड होगी। कंज्यूमर गुड होगी तो ड्यूरेबल गुड होगी, नॉन ड्यूरेबल गुड होगी और कैपिटल गुड होगी। ओके, तो इफ़ फाइनल गुड्स दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका फर्दर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या रिसेल के लिए नहीं होता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल गुड जो है, ओके, फाइनल गुड्स आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, कंज्यूमर गुड्स and the capital goods. Consumer goods are further divided into two parts, durable goods and non durable goods. ओके, अब आगे चलते हैं कि ऑफ दिस टोटल प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, लार्ज पार्ट ऑफ डू नॉट एंड अप इन फाइनल कंजम्पशन। ये बता रहा है कि इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा हम फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करते, और दे आर नॉट कैपिटल गुड्स आइदर, वो कैपिटल गुड्स भी नहीं होती। ओके, तो पूरा प्रोडक्शन जो है हमारी इकोनॉमी में जो हो रहा है वो फाइनल कंजम्पशन वाला पार्ट नहीं होता है, उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। जैसे 10 गुड्स में भी यूज बाय अदर प्रोड्यूसर एज मटेरियल इनपुट, ये मटेरियल इनपुट के रूप में यूज होती है। जैसे मैंने मिल्क आइसक्रीम कंपनी यूज कर रही है, घर में अगर आप हाउस होल्ड उसका यूज कर रहा है तो वो फाइनल कंजम्पशन हो गया। अगर मिल्क को आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी यूज कर रही है तो वो इंटरमीडिएट इनपुट्स के फॉर्म में आ गया। ओके, तो वो फाइनल कंजम्पशन नहीं हुआ। ओके, सो इसी को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल स्टील शीट जो है यूज फॉर मेकिंग द ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ियों बनाने के लिए स्टील शीट का यूज करते हैं। कॉपर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने के लिए कॉपर का यूज करते हैं। तो दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दे आर रॉ मटेरियल और इनपुट्स, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, इनको रॉ मटेरियल या इनपुट्स भी बोलते हैं। ओके, प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, दीज आर नॉट फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स नहीं है। तो यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ कि जो टोटल आउटपुट है हमारा, टोटल प्रोडक्शन होता है, तो उसमें से कुछ तो फाइनल के लिए चला जाता है, फाइनल कंजप्शन, कुछ इंटरमीडिएट के लिए चला जाता है।
इंटरमीडिएट फॉर्म है। इंटरमीडिएट फॉर्म का मतलब ये है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम जो है फाइनल कमोडिटी बनाएंगे और फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम इंटरमीडिएट गुड को भी काउंट कर लेते हैं तो डबल काउंटिंग वाला प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आगे आगे हम देखते हैं कि वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमने क्लोथ का प्रोडक्शन कर लिया, कार्स का प्रोडक्शन कर लिया, ओके, व्हीट या राइस का प्रोडक्शन कर लिया। तो यहाँ पे हर चीज़ का मेज़रमेंट अलग से होता है। ठीक है, कार का हम ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, हम व्हीट का क्या कर रहे हैं, हम पर केजी के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये इनका मेज़रमेंट अलग अलग यूनिट्स में हो रहा है। तो अगर हमें इनको एक यूनिट में एक्सप्रेस करना है तो हम इसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, कॉमन मेजरिंग रोड हम इसको कह रहे हैं, कॉमन मेजरिंग रोड इसको हम कह रहे हैं। तो देखिए, वी कैन नॉट ऐड अ मीटर ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस टू टन ऑफ राइस, ओके, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल। तो हम इनको इकट्ठा ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें इन सब को प्रोडक्शन को ऐड करना है तो हमें इनको मॉनेटरी वैल्यू में, इनको मॉनेटरी टर्म में हमें इनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अबर कॉमन मेजरिंग रोड इज़ मनी। तो हम कॉमन मेजरमेंट जिससे करते हैं वो मनी है। सिंस ईच ऑफ दीज डाइवर्स कमोडिटी गिव अस मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट। तो हमें ये मॉनेटरी वैल्यू इनको असाइन करके फाइनल गुड को, फिर हम उसके फाइनल आउटपुट का मेजरमेंट हम करते हैं। ओके, बट वाई वी मेज़र द फाइनल गुड ओनली। हम अब हम देखिए, हम फाइनल गुड का ही मेज़रमेंट क्यों करते हैं, इंटरमीडिएट का मेज़रमेंट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ पे जैसे एक मिल्क है, मिल्क जो है आइसक्रीम वाली कंपनी ने ले लिया 100 रुपीज़ का, उन्होंने आइसक्रीम बनाई और 120 में बेच दी कंज्यूमर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर तो वैल्यू एडिशन कितने का किया उसने, 20 का किया। अगर आप यहाँ मिल्क का भी एडिशन करते हो, ओके, और अगर यहाँ पे 120 भी करते हो, तो मिल्क का जो काउंटिंग 2 बार हो गया। ठीक है, तो वो ये क्या कर देगा, डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास। ओके, ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए हम जो है हमेशा फाइनल कंजम्पशन होता है उसी का ऐड करेंगे, जिसमें सारी प्रोसेस में जो जितनी भी इनपुट्स यूज़ हुई हैं वो इंक्लूड होती है। अगर आप इंटरमीडिएट को यूज करोगे तो इसमें डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें यही बताया गया। हाउएवर सिंस वी आर डीलिंग विद वैल्यू ऑफ आउटपुट, वी शुड रियलाइज दैट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे आइसक्रीम में ऑलरेडी जो मिल्क यूज किया इंटरमीडिएट, वो उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी आइसक्रीम में। अगर हम मिल्क का अलग से करें और जो है आइसक्रीम का अलग से करें तो ये डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा और हमारा जीडीपी जो इन्फ्लेटेड आएगा। Okay, counting them separately lead to error of double counting. Okay, whereas considering the intermediate goods may give the fuller description of total economic activity, counting them will highly exaggerate the final value of economic activity. तो यहाँ पे exaggerate होता है ज़्यादा बताना। तो अगर हम इसको भी इंटरमीडिएट गुड के पार्ट को भी हम इंक्लूड करते हैं तो ये क्या करेगा, वो एग्जेजरेट करेगा। ओके, ज़्यादा बताएगा हमारी फाइनल वैल्यू को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने की, ऐसी एक्टिविटीज़ जो जीडीपी को इंक्रीज़ करती है उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। तो ये हमारा जीडीपी को ज़्यादा इन्फ्लेट करेगा, ज़्यादा बताएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओके, वाई डोंट वी गो विद द counting of the intermediate goods, because it will lead to the double counting problem and it will inflate our GDP, okay, exaggerate our GDP. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या जीडीपी में इंक्लूड की जाती है, नहीं की जाती है, बिकॉज फाइनल गुड के प्राइस में ही इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस इंक्लूड होता है। अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करेंगे हम स्टॉक एंड फ्लो का। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि स्टॉक फ्लो जो है हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, स्टॉक क्या है, स्टॉक को आपको पता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो उसको स्टॉक कह रहे हैं। फ्लो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे किसी आपकी मंथली सैलरी क्या है, ओके, पर्टिकुलर 30 डेज़ के लिए आपका ईयरली सैलरी पैकेज क्या है, तो पर्टिकुलर ये 12 मंथ का पीरियड बता रहा है, एक पीरियड बता रहा है। स्टॉक क्या है कि अभी आपका कैपिटल स्टॉक कितना है, ओके, आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहा है। ओके, जैसे 31 दिसंबर को आपका कितना कैपिटल स्टॉक था। ओके, तो ये स्टॉक हो गया, ये एक स्टॉक
हो गया, ठीक है। और फ्लो क्या बताओ, एक पीरियड को बता रहा है। जैसे हम बताओ कि मेरी सैलरी आप 10,000 है, पर ये नहीं बता रहा है कि ये मंथली ईयरली जो भी है, पर ये मीनिंगलेस है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये स्टॉक और फ्लो के बारे में बताया गया है। फ्लो इज डिफाइन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे बताया कि फ्लो का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे लिखिए पीरियड ऑफ टाइम और स्टॉक, सॉरी, फ्लो का मतलब पीरियड ऑफ टाइम और स्टॉक का एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसका मेजरमेंट होता है, दोनों अलग है। पॉइंट मतलब एक, जैसे 31 दिसंबर मैंने बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो ये एक पीरियड आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जीडीपी का जो हम देखते हैं, ओके, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। पर्टिकुलर हमारा जीडीपी हमारा जो है ईयर में अभी हमारा 2000 ओके 26-27 कितना जीडीपी रहा है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, फॉर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोलूँ कि हमारा कैपिटल कितना है अभी, क्यों कैपिटल स्टॉक कितना है, वहाँ पे कोई जो पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, वो स्टॉक आ गया। ओके, तो आगे इसको और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैं देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि देखिए स्टॉक का डिफाइन है द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसको डिफाइन किया जाता है स्टॉक को। इन कॉन्ट्रास्ट कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल वंस प्रोड्यूस ओके डू नॉट वियर और गेट कंज्यूम्ड इन डेलिनेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जो गिवन पीरियड अगर उसमें वो वियर टीयर या उनका डेप्रिसिएशन नहीं होता है, डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ का वैल्यू कम हो जाना। इन फैक्ट द कैपिटल गुड कंटिन्यू टू सर्व थ्रू डिफरेंट साइकिल ऑफ प्रोडक्शन, तो डिफरेंट साइकिल ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो कैपिटल जो है सर्व करती है, मतलब जैसे 10 साल तक कैपिटल है तो 10 साल तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगी। जैसे बिल्डिंग मशीन्स आ गया जहाँ पे फैक्ट्री चलती है। ओके, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड इनको नहीं, ओके, देयर आर इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, okay, they can be addition to or reduction from, so new machine is added, they fall or disuse not replace, ओके, देर आर कॉल्ड द स्टॉक। देखो इसमें सिंपल सी बता रहा है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास जितना भी कैपिटल स्टॉक्स है या कोई चीज़ है तो आपके पास जो है स्टॉक आ गया। ओके, और इसको अच्छे एग्जांपल्स में यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। जैसे एक वोटर का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे देखिए, फॉर फर्दर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल let us take the following example. Suppose the tank is being filled with the water coming from the tap नल से जो है पानी आ रहा है और टैंक को भरा जा रहा है। amount of water which is flowing into tank per minute में जितना भी पानी फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो गया। ओके, वो फ्लो वेरिएबल हो गया, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना आ रहा है, हाउ मच वाटर इज देयर एक पर्टिकुलर टाइम। अभी हम देखेंगे कि वाटर टैंक में कितना पानी है, वो स्टॉक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक जो है एक मोशन को कैप्चर करता है फ्लो। ओके, और जो है एक स्टॉक जो है एक ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। एक पर्टिकुलर जैसे आपका पानी का टैंक है तो आप देखोगे कितना पानी है, स्टॉक हो गया। अभी देखोगे आप 1 घंटे में इसमें कितना पानी आया, वो फ्लो हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये जीडीपी में इसको हम यूज करेंगे। ओके, अब आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या, जैसे कैपिटल गुड्स को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स में जो इन्वेस्टमेंट का जो हम यूज करते हैं, जो टर्म्स यूज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो जनरली हम जो है अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। तो जैसे स्टॉक जब हम इन्वेस्टमेंट की बात में, आपने कोई शेयर खरीदा, स्टॉक खरीदा, तो आपने पेपर इन्वेस्टमेंट किया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई। पर इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो इससे जो है ओनरशिप का ट्रांसफ़र हुआ है, पर इसमें से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। टू कम बैक टू आवर डिस्कशन ऑन मेजर ऑफ हाउ फाइनल आउटपुट दैट पार्ट ऑफ आवर फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइज द कैपिटल गुड कॉन्स्टिट्यूट द ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। इसका मतलब जो हमारा जो फाइनल आउटपुट है जिसमें हम कैपिटल गुड भी जो प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, मशीन्स हो सकता है, टूल्स इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकता है, ऑफिस स्पेस, स्टोर हाउसेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिजेज, एयरपोर्ट, ये सारी हो सकता है। बट ऑल कैपिटल गुड प्रोड्यूस इन ईयर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। पर हमने जितनी भी कैपिटल गुड एक साल में प्रोड्यूस की उससे हमारा जो है कैपिटल स्टॉक पूरा उतना नहीं बढ़ता है। इसका क्या कारण है? ओके, जैसे हमने जो है 100 करोड़ का जो है ये सारी बिल्डिंग्स जो है इम्प्लीमेंट्स मशीन्स बनाई, इसका मतलब हमारी कंट्री में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो पहले का इन्वेस्टमेंट है उसमें भी तो डेप्रिसिएशन हुआ है, बियर टीयर हुआ है, उसमें भी जो उसकी टूट फूट हुई है, वियर एंड टीयर मतलब टूट फूट हुई है, तो उसको भी तो रिप्लेस करना है। अगर पिछले साल हमारे पास जो है
200 200 करोड़ का जो है हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट था, इस बार हमने 100 का कर दिया। पर पिछले साल का जो मशीनरी थी हमारे पास उसका जो है 10 करोड़ के इक्वल जो है उसमें डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 290 ही एक्चुअल में जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ करंट आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स गोज इनटू मेंटेनिंग और रिप्लेसिंग द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। तो जो हम नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करता है, क्योंकि बियर टीयर से वो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक सफ़र वियर एंड टीयर होती है उसमें, ओके, एंड नीड मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट उसमें चाहिए होती है। अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड प्रोड्यूस दिस ईयर गोज फॉर रिप्लेसमेंट of existing capital goods is not addition to capital stock already existing, and its value need to be subtracted from the gross investment for arriving at measurement of net investment। तो net investment में पहुंचने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो रिप्लेसमेंट हुई है हम उसको माइनस कर दें, वियर एंड टीयर होगी वो हमने इन्वेस्टमेंट से हमें जो है उसको माइनस कर देना। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है, नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। इस साल अगर हमने 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया और पिछले साल की मशीनरी में 10 करोड़ की जो है टूट फूट हो गई, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ आएगा। तो इसका मतलब नहीं है कि किसी भी कंट्री में जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही हमारे इन्वेस्टमेंट में एडिशन होता है, ठीक है। वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, ग्रोस में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें डेप्रिसिएशन को कम करना है, तभी हमारा जो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है तब हमें उसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि डेप्रिसिएशन जो है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे आप अगर अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया आपका, उसके थ्रू जो है डेप्रिसिएशन को रिड्यूस किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन जो है हर साल जो है एक फ़िक्स रेट पे जो है चार्ज की जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, जो मैंने डिस्कस कर लिया इसमें वही चीज़ें आएंगी। ओके, अब देखिए आगे इसमें ये बात कही गई है कि नोटिस दैट द डेप्रिसिएशन इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे वंस अगेन मैं डिस्कस, ओके, नोटिस हियर दैट द डेप्रिसिएशन इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड नो रियल expenditure may have actually been incurred each year, yet depreciation is annually accounted for। ओके, एनुअली जो है हम जो है डेप्रिसिएशन को अकाउंट करते हैं अपने अकाउंटिंग शीट में। उसका जो है हमारे पास 1 लाख की मशीन है, तो अगर हम हर साल 10% उसको जो है डेप्रिशिएट कर देंगे, क्योंकि अगर उसकी लाइफ 10 साल ही है तो 10 साल हम कम 10% एवरी ईयर हम कम करते जाएंगे, ठीक है। तो इन इकोनॉमी 10,000 ऑफ इंटरप्राइज विद वाइडली वेरिंग पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ देयर इक्विपमेंट, हज़ारों हमारे पास बिजनेस हाउसेज होते हैं, उनकी जो इंटरप्राइज होते हैं उनका इक्विपमेंट का अलग अलग लाइफ होता है। इन एनी पर्टिकुलर ईयर सम इंटरप्राइज आर एक्चुअल मेकिंग अ बल्क ऑफ रिप्लेसमेंट, किसी साल वो ज़्यादा रिप्लेसमेंट कर देते हैं, किसी साल कम करते हैं। ओके, बी रियलिस्टिक, अज्यूम दैट देयर विल बी स्टडी फ्लो ऑफ एक्चुअल रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग विच विल मोर और लेस। देखो इसमें ये बता रहा है कि इसमें हम सीधा काउंट नहीं करते हैं, पर एक मशीन का अगर 10 साल एज है तो हो सकता है कि किस साल में ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो, किसी में ना हो, तो पर हम इसको एक इवन मान के चलते हैं कि जनरली ऑन एवरेज इतना डेप्रिसिएशन को कवर अप करने के लिए कोई भी कंपनी स्पेंड करेगी, ठीक है। आगे इफ़ यू गो बैक टू अवर डिस्कशन द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, वी सी दैट देयर इज़ आउटपुट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि फाइनल जो गुड हम प्रोड्यूस करते हैं तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड्स सस्टेन द कंजम्पशन ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमी। देखिए तो कंज्यूमर गुड्स से जो है जो भी कंजम्पशन होगा वो सारी इकोनॉमी में होगा। अब देखिए परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी ऑफ पीपल टू स्पेंड ऑन दिस इन टर्म डिपेंड ऑन द इनकम। देखिए अब देखिए जो कंज्यूमर गुड्स होती है वो कंज्यूमर की कंजम्पशन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, और कंज्यूमर कितना स्पेंड करेगा वो उसकी इनकम पे डिपेंड करेगा। ओके, अदर पार्ट ऑफ फाइनल गुड कैपिटल गुड है। These are purchased by business enterprises. They are used either for maintenance of capital stock because they are wear and tear। देखिए कैपिटल गुड जो है प्रोड्यूसर उसको यूज करेगा, या फिर वो डेप्रिसिएशन को कवर अप करने के लिए यूज होती है क्योंकि टूट फूट हो गई है मशीनों की, या फिर वो एडिशनल कैपिटल स्टॉक बनाने के लिए होती है, ठीक है। तो इन स्पेसिफिक पीरियड टाइम से ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड कैन दस बी आइदर इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्शन जो होता है किसी भी इकोनॉमी में, या फिर वो कंजम्पशन पे होगा या इन्वेस्टमेंट पे होगा।
दिस इम्प्लाई दैट देयर इज ट्रेड ऑफ इफ इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड प्रोड्यूसिंग लेस कैपिटल गुड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रेड ऑफ हो जाता है कि जैसे आप देखिए या फिर आप जो टोटल आउटपुट है या फिर उसको कंजम्पशन करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, ठीक है। अगर आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक ट्रेड ऑफ बन जाता है। और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फ्यूचर में कंजम्पशन भी कम हो सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसी पे आपकी जो है इनकम और आउटपुट डिपेंड करेगा। तो ये इन दोनों में बैलेंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके तो आगे चलते हैं। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट द मोर सोफिस्टिकेटेड एंड हैवी कैपिटल गुड्स रेज द एबिलिटी ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस द गुड्स। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि अगर आपके पास मशीनरी अच्छा है, कैपिटल गुड अच्छा है, तो जो लेबर जो होती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक लेबर अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मशीनरी अच्छी है तो 200 भी कर सकता है। इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया का लेबर कम प्रोडक्टिव है, कम प्रोड्यूस करता है, पर अमेरिका चाइना में देखो वहाँ मशीनरी अच्छी है तो वहाँ का लेबर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है या सैलरी मिलती है उसे। द ट्रेडिशनल वीवर वुड टेक अ मंथ टू वीव अ साड़ी। देखिए जो ट्रेडिशनल जो होता है, बुनकर जो होता है, वो साड़ी को बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं, पर जो मशीन्स जो होती है, मशीन जो है एक दिन में ही कई साड़ियाँ बना सकती है, ठीक है। डिकेट जैसे आप इसमें कई दशक लग गए, डिकेट्स मतलब 10 ईयर, दशक लग गए कब, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बनाने में, जैसे कि पिरामिड्स हो गया इजिप्ट में या ताजमहल हो गए, इनको कई साल लग गए, 20-22 साल लग गए बनाने में। तो कंस्ट्रक्शन मशीनरी कैन बिल्ड अ स्काई स्क्रैपर क्या होता है, बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग, गगनचुंबी बिल्डिंगें, उनको बनाने में कुछ महीनों में ही वो उन बिल्डिंग्स को बना देते हैं। ओके तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैपिटल गुड्स मशीनरी से पॉसिबल है। मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर वेराइटीज ऑफ कैपिटल गुड देयरफॉर वुड हेल्प इन ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो अगर हमारे पास तो क्या कैपिटल गुड्स ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, हमारी जो कंज्यूमर के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज होगी उनको भी हम यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर गुड्स मीन गुड्स, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। What aren't we contradicting ourselves? Earlier we have seen how the total output of final good economy, if large share goes for the production of capital goods, smaller share is available for production consumer। देखो यहाँ पे ये कंट्रेडिक्ट नहीं हो रहा है कि अगर हम लार्ज शेयर हम जो कैपिटल गुड की तरफ दे देते हैं, मशीनरी में लगा देते हैं, तो कंज्यूमर के लिए कम बचेगी। नाउ वी आर सेविंग मोर कैपिटल गुड्स वुड मीन मोर कंज्यूमर गुड्स। जब हम ज़्यादा सेविंग कर देते हैं, मोर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये क्या होगा कि फ्यूचर में जो है ये हमारे पास जो है ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स आएगी। ओके देयर इज़ नो कंट्रडिक्शन हेयर, हाउएवर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ एलिमेंट ऑफ द टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ इकोनॉमी। इट इज़ ट्रू दैट द मोर कैपिटल गुड आर प्रोड्यूस लेस consumer goods would be produced, but the production of more capital good would mean future the labor would have more capital equipment to work with. So we have seen that this lead to the higher capacity of economy to produce with same number of laborer. Thus total input itself would be higher compared to the case when less कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात करें, अभी एक कंज्यूमर गुड है और कैपिटल गुड है। अगर आप कैपिटल गुड को बढ़ाते हो तो कंज्यूमर गुड कम हो जाएगी, पर कैपिटल गुड बढ़ाने से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और फ्यूचर में जो है आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट इंक्रीज होएगा तो कंज्यूमर का कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आप कैपिटल गुड को इंक्रीज़ करते हो तो आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा, पर फ्यूचर में आपका कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पे ये बोला जाता है कि आप कैपिटल गुड पे सेविंग ज़्यादा करो, कैपिटल गुड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो। कैपिटल गुड बढ़ेगी तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमी जो है डेवलप होगी। तो ये जो है एक सीधा सा इसका जो है पॉइंट है। तो आगे इसमें आप देखोगे तो thus the economy cycles not only roll on higher production of capital goods enable economy to expand it is possible to find another view of circular flow in discussion। देखो ये यही बता रहा है कि कैपिटल गुड बढ़ेगी तो इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी। आगे हम इसको सर्कुलर फ्लो में डिस्कस करेंगे। In dealing with all goods they are produced for market, crucial factor enabling sale is
production by purchasing power, we have necessity ability to purchase commodity, otherwise need commodity don't get recognized by the market. आगे यही बता रहा है कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ रहा है किसी गुड सर्विसेज का, तो लोगों की मार्केट में परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, अदरवाइज मार्केट में इसको कोई खरीदेगा नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलरेडी डिस्कस दैट द वन एबिलिटी टू बाई कमोडिटी कम फ्रॉम इनकम ही अर्न फ्रॉम लेबरर। अगर उसकी एबिलिटी क्या, वो आदमी कितना परचेज करेगा उसकी इनकम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर जो लेबरर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया है तो उसकी इनकम आ गई है, तो अपने आप ही वो गुड्स एंड सर्विस है उनके कंजम्पशन के लिए डिमांड अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लेबरर जो है वो उसको वेज मिलता है, ओके, और एंटरप्रेनर जो है उसको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि वो सारी एक्टिविटियों को ऑर्गेनाइज कर। जो लैंडलॉर्ड है उसको लैंड प्रोवाइड करता है तो उसको रेंट मिलता है। ओनर ऑफ कैपिटल क्या है, इसको इंटरेस्ट मिलता है जो कैपिटल लगाता है किसी भी बिजनेस में। इन शॉर्ट, इनकम दैट पीपल अर्न एज ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज देम टू मीट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। जो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे क्या आ गया, एक यहाँ पे लेबर आ गया, ओके, ये एंटरप्रेनर आ गया, और देन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लैंड आ गया और कैपिटल आ गया, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है 4, 1 2 3 4। तो इनकी इनकम बढ़ेगी तो अपने आप ही जो इकोनॉमी है उसमें जो है डिमांड गुड सर्विसेज के लिए बढ़ेगी, जो प्रोडक्शन होगा वो एब्जॉर्ब्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो कंजम्पशन प्रोडक्शन आर इंट्रिकेटली लिंक्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाइए। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी जनरेट अ फैक्टर इनकम। देखिए, प्रोडक्शन होगा किसी इकोनॉमी में तो फैक्टर इनकम जनरेट हो गई, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ही जो है हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो उनको इनकम मिलेगी तो वो जनरेट करेगी, ओके। इनकम सो जनरेटेड क्रिएट अ कैपेसिटी टू परचेज फाइनल कंजम्पशन गुड, दस इनेबल देयर सेल बाई बिजनेस। जो फैक्टर की इनकम बढ़ेगी तो उसी से वो परचेज करेंगे तो फिर प्रोडक्शन होगा, ओके। कैपिटल गुड्स आल्सो जनरेटेड इन प्रोडक्शन प्रोसेस आल्सो इनेबल द प्रोड्यूसर टू अर्न मोर इनकम। तो देखिए, जो कैपिटल जो है, कैपिटल गुड्स जो हम जनरेट करेंगे तो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, जो लेबरर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है कैपिटल गुड का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, ओके, किसी भी इकोनॉमी में, ताकि